जैसे ही मैंने डॉक्टर को कमरे से बाहर आते देखा, मैं तुरंत कुर्सी से उठ गया और उनकी ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने उनके चेहरे के भाव देखे, मेरा दिल बैठ गया। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि कोई बुरी खबर है। फिर भी मैंने उम्मीद के साथ पूछा, "वो कैसी है?" डॉक्टर ने पूछा, "क्या आप मिस जोन्स के परिवार से हैं?" "मैं उसका एक्स हस्बैंड हूँ और उसकी बहन अभी उसके बेटे से मिलने आई है," मैंने जवाब दिया और उन्होंने सिर हिलाया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। "मिस जोन्स के पेट में 3 चाकू के घाव हैं, जिससे उन्हें बहुत खून बहा है। उनका बायां हाथ टूटा हुआ है, खोपड़ी में एक छोटा फ्रैक्चर है, पसलियां टूटी हुई हैं और हिप बोन में भी फ्रैक्चर है।" जब मैंने सफायर की सारी चोटों के बारे में सुना तो मेरी सांस जैसे रुक गई। लेकिन लेकिन वो ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने डॉक्टर से हताशा में पूछा। डॉक्टर ने थकान भरी सांस लेते हुए कहा, "मैं ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकता क्योंकि उनका दिल 3 बार बंद हो चुका है और हम बस किसी तरह उनकी धड़कन को स्थिर कर पाए हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो फिर से फ्लैटलाइन नहीं करेंगी।" डॉक्टर ने शायद मेरे चेहरे पर पीड़ा देख ली थी, क्योंकि उन्होंने कहा, "विश्वास रखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस हालत से बाहर निकल सके।" मैं कुछ नहीं कह पाया, बस उनके भरोसे दिलाने वाले शब्दों पर सिर हिला दिया। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद मैं वापस कुर्सी पर बैठ गया और पूरी तरह टूट गया। उसकी चोटें मेरी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर थीं। 3 बार उसका दिल बंद हुआ है भगवान के लिए। मैंने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और महसूस किया कि आंसू मेरे गालों से बहकर हाथों पर गिर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सफायर पिछले 3 सालों से उस पागल स्टॉकर के हाथों इतना कुछ झेल रही थी, सिर्फ हमारे बेटे को उससे बचाने के लिए। मैं इतना गहरे विचारों में डूबा हुआ था कि मुझे किसी का कंधे पर हाथ रखना महसूस हुआ और मैं चौंक गया। मैं ऊपर देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरी सचिव मेरे दाएं खड़ी है। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल हैं। "वो कैसी है?" मिस जोन्स कांपती आवाज में पूछती है। उसने मेरी आंखों को देखा होगा और शायद समझ गई कि खबर अच्छी नहीं है। मैं उसे डॉक्टर द्वारा बताई गई सारी बातें बता देता हूँ और जैसे ही मैं खत्म करता हूँ, अब उसकी बारी थी कुर्सी पर गिरकर बैठने की। मैं उसकी धीमी सिसकियां सुन सकता हूँ। मैं उसे दिलासा देना चाहता हूँ, लेकिन खुद इस स्थिति को लेकर सकारात्मक सोचने की हालत में नहीं हूँ। इसलिए मैं उससे पूछता हूँ कि मेरा बेटा कैसा है। "वो ठीक है, अभी गहरी नींद में है।" उसने इतनी धीमी आवाज में जवाब दिया कि मुझे ध्यान से सुनना पड़ा। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया। "मैं जाकर डांटे को देखता हूँ। वापस आ जाऊंगा। अगर कुछ भी होता है या कोई नई खबर मिलती है तो मुझे फोन करना," मैंने उसे निर्देश दिया। उसने बस सिर हिलाया और सामने एक बिंदु को घूरती रही। इसके बाद अपने बेटे के कमरे की ओर चलना जैसे धुंध में हुआ हो। मुझे अपने आसपास का कोई होश नहीं था, क्योंकि मैं लगातार यही सोचता रहा कि अगर सफायर इस दुनिया से चली गई तो क्या होगा। मैं अपने 3 साल के बेटे को कैसे बताऊंगा कि वो अब अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगा। वो ये बात समझ ही नहीं पाएगा और मैं तो खुद ही इससे उबर नहीं पाऊंगा। इतनी कम उम्र में माँ को खो देना बेहद दर्दनाक होता है। पता ही नहीं चला कि कब मैं डांटे के कमरे के सामने खड़ा हो गया। मैं दरवाजा धीरे से खोलकर उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं धीरे से अपने बेटे के बिस्तर की ओर बढ़ा और उसके माथे पर एक चुंबन दिया। फिर बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोने और खुद को ताजा करने चला गया। जब मैं आईने के सामने खड़ा था, मैंने खुद से कहा कि मुझे सकारात्मक रहना होगा और विश्वास रखना होगा कि सफायर डांटे के लिए इस सब से बाहर आ जाएगी। बाथरूम से निकलने के बाद मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था और जाकर बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं नहीं जानता कि मैं कब तक वहीं बैठा रहा, डांटे का हाथ थामे हुए, बस यही प्रार्थना करता रहा कि सफायर ठीक हो जाए। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। रिंगटोन इतनी तेज थी कि डांटे की नींद टूट सकती थी, इसलिए मैंने जल्दी से फोन उठाया। "हेलो," मैंने कहा। मेरी भौहें सिकुड़ गई क्योंकि दूसरी ओर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मैं बस एक औरत के रोने की आवाज सुन पा रहा था। मुझे चिढ़ होने लगी थी जब स्कारलेट की आवाज आई। वो नहीं बची। जब मैंने उसकी बात समझी, मेरा दिल जैसे थम गया। मैं कुर्सी पर बैठा ही रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रोऊं या जोर से चिल्लाऊं कि जिंदगी कितनी नाइंसाफ है। लेकिन मैंने न तो रोया और न ही चिल्लाया। बस कुछ मिनटों तक था। फिर होश में आया, स्कारलेट से कहा, "मैं आ रहा हूं," और कॉल काट दी।
मैंने डांटे के माथे को चूमा और फिर जितनी जल्दी हो कमरे से बाहर निकल गया। लिफ्ट की ओर बढ़ा और ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबाया। पूरा रास्ता मैं खुद को टूटने से रुकता रहा क्योंकि मुझे पहले ही जानना था कि असल में क्या हुआ। जैसे ही लिफ्ट ने नीचे पहुंचने का संकेत दिया और दरवाज़ा खुला, मैं तेजी से आईसीयू यूनिट की ओर दौड़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सबसे पहले मैंने स्कारलेट को देखा, जो पहले वाले ही डॉक्टर के सामने खड़ी थी और बुरी तरह से रो रही थी। जब मैं सुनने की दूरी पर आया, मैंने डॉक्टर को स्कारलेट से माफी मांगते सुना। यह कैसे हुआ? मैंने डॉक्टर से सख्त स्वर में पूछा। डॉक्टर ने एक दुख भरी आह भरते हुए समझाया, मिस जोन्स कुछ घंटों तक स्थिर थी, लेकिन अचानक उनका दिल धीरे धीरे काम करना बंद करने लगा और हमने उन्हें कई बार बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही काम नहीं आया। उनका निधन सुबह 2:36 बजे हुआ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज का दिन एकदम सामान्य तरीके से शुरू हुआ था और अब मैं अस्पताल में बैठी अपने दिल का दर्द रो रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। जब मुझे अपने बॉस का वह चौंकाने वाला फोन आया, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तेजी से गाड़ी चलाकर अस्पताल की ओर रवाना हो गई। अस्पताल में दाखिल होते ही मैं सीधे रिसेप्शन काउंटर पर पहुंची और अपनी बहन के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो आईसीयू में है, तो मैं बिना देर किए वहां भागी। जब मैं आईसीयू यूनिट पहुंची तो वहां मेरे बॉस ने थे, तो मैंने उन्हें कॉल किया। उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे के कमरे में है और थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे। मैं वहीं बैठ गई और इंतजार करने लगी कि डॉक्टर बाहर आकर मुझे बताएं कि सैफायर की हालत कैसी है। इंतजार करते वक्त मेरे जहन में 3 साल पुरानी यादें ताज़ा होने लगी, जब सैफायर माँ बनी थी मेरे बॉस के बेटे की और मैं एक चाची बन गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने आज से पहले अपने भांजे से कभी मुलाकात नहीं की थी। इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरे बॉस खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सैफायर के बारे में कोई खबर है, और मैंने उन्हें नहीं। फिर वो मेरे भाई आकर बैठ गए और हम दोनों साथ बैठकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने भांजे से मिलाऊं तक डॉक्टर कोई खबर लेकर आए। शायद उन्हें महसूस किया था कि मुझे अपनी बहन की चिंता से थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाने की जरूरत है। मैं उनकी बात से सहमत हुई और उठकर हॉलवे से होते हुए लिफ्ट तक आई। कुछ मिनटों बाद मैं अपने भांजे के कमरे के सामने खड़ी थी। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला, क्योंकि वो सो रहा था। कमरे में हल रहा था और कम की पड़ी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरा भांजा था और उसके बाद मेरी बहन जैसे ही चमकदार लाल थे। जब मैं उसके और करीब गई तो मैंने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल उसके पिता की तरह था। एक बच्चे के चेहरे पर अपने बॉस का चेहरा देखना थोड़ा अजीब था, लेकिन मुझे पता है कि जब डांटे बड़ा होगा तो वो अपने पिता जितना ही हैंडसम निकलेगा। शायद मेरे बॉस का चेहरा भी बचपन में ऐसा ही दिखता होगा। डांटे इतनी शांति से सो रहा था कि मेरा दिल भर आया ये सोचकर कि उसने उस पीछा करने वाले पागल के हाथों क्या क्या सहा होगा। मैं दुआ करती हूँ कि वो इस अनुभव से मानसिक रूप से आहत न हुआ हो। मैं बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और उसका छोटा सा हाथ अपने हाथों में लेकर उसे छुआ। मैं 1 घंटे तक वहीं बैठी उसके शांत चेहरे को निहारती रही। फिर तय किया कि अब मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए कि सैफायर के बारे में कोई खबर है या नहीं। मैंने डांटे के हाथ को फिर से धीरे से उसके बगल में रखा, उसे एक बार फिर चूमा और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही मिनटों में जब मैं आईसीयू यूनिट पहुंची तो सबसे पहले मैंने अपने बॉस को देखा, जो एक कुर्सी पर झुके हुए बैठे थे और उनके चेहरे पर दोनों हाथ रखे थे। मुझे पूरा यकीन था कि वो रो रहे हैं, और जब मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गए और उन्होंने सिर उठाया। उनके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे और उनकी आंखें बहुत लाल और सूजी हुई थीं। मेरा दिल कांप उठा। जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ था जो मेरे आमतौर पर शांत और सख्त मिजाज बॉस को इस कदर तोड़ गया था। मैं डर रही थी कि क्या हुआ होगा। फिर भी मैंने उनसे पूछा, और जब उन्होंने सैफायर की चोटों के बारे में विस्तार से बताया तो मैं वहीं कुर्सी पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। ये जानकर दिल टूट गया कि डॉक्टर तक ये नहीं कह पा रहे कि वो बच पाएगी या नहीं। वो 2 बार क्लिनिकली मृत घोषित हो चुकी थी। फिर किसी तरह डॉक्टर उसकी धड़कन को स्थिर कर पाए थे। जब मैं थोड़ी शांत हुई तो मैंने अपने बॉस की ओर देखा और महसूस किया कि अब उन्हें किसी ध्यान भटकाने वाली चीज की जरूरत है। इसलिए मैंने उन्हें डांटे से मिलने की सलाह दी। उन्होंने बस चुपचाप सिर हिलाया और कहा कि अगर कोई खबर आए तो मैं उन्हें फोन करूं।
मैंने सहमति में सिर हिलाया और वो चले गए। मैं नहीं जानती कि मैं वहां कितनी देर तक बिना कुछ देखे सामने शून्य में ताकती सा रही जब तक कि आईसीयू का दरवाजा नहीं खुला। मैंने सिर उठाया तो देखा कि एक पुरुष डॉक्टर कमरे से बाहर निकल रहा है। मैं जल्दी से उठकर उसकी ओर बढ़ी। क्या आप मिस जोन्स की बहन हैं? डॉक्टर ने पूछा। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। शायद उसने मुझ में और सैफायर में समानता देखी होगी। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे खेद है लेकिन मिस जोन्स अब इस दुनिया में नहीं रही। और उसकी बात सुनते ही मेरी सारी उम्मीदें टूट गई कि मैं एक बार फिर अपनी बहन से बात कर पाऊंगी। डॉक्टर की बात पूरी होते होते मैं फूट फूट कर रोने लगी। माफ कीजिए, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी हम उन्हें बचा नहीं सके, डॉक्टर ने थे हुए स्वर में कहा। बस यही शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे जबकि मैं उस बहन के लिए रोती रही जिससे मैं अब कभी बात नहीं कर पाऊंगी। मैं तब तक रोती रही जब तक लगा कि मेरी आंखों में अब आंसू बचे ही नहीं हैं। जब तक मैं खुद को थोड़ा संभाल पाई तब तक डॉक्टर जा चुके थे और मेरे बॉस किसी नर्स से कुछ बात कर रहे थे, शायद सैफायर के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करवाने की व्यवस्था के बारे में। मैं उस बहन को दफनाने की सोच भी नहीं सकती जिसे मैं सिर्फ आधे घंटे लिए देख पाई और फिर अचानक वो गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच गई। मेरा दिल फिर से रोने को करने लगा, लेकिन मैंने खुद को रोने से रोका, ये सोचकर कि मेरे भांजे को अब किसी की जरूरत है जो उसे समझा सके। मैंने अपने बॉस की ओर देखा जो अब भी नर्स से बात कर रहे थे, इसलिए मैं चुपचाप लिफ्ट की ओर बढ़ गई ताकि डांटे के कमरे में जा सकूं। मैं एक ज़ॉम्बी की तरह चल रही थी क्योंकि मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, भावनात्मक और शारीरिक रूप से थकी हुई। जब मैं डांटे के कमरे के सामने पहुंची तो मेरा हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि भारी मन से मैंने दरवाजा खोला। Thank you for watching, and don't forget to subscribe.